वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सावन के इस मौसम से खूब लुत्फानंदोज भी हो रहे होंगे। जब भी बारिश बरसती है, हब्स और गर्मी का जो जोर है वो टूटता है, तो साथ ही साथ हम लोगों का दिल करता है कि हम पकोड़े खाएं, समोसे उड़ाएं, मज़े मज़े के दही बड़े भी खाएं, क्योंकि आज वीकेंड भी है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने एहतियाती तदाबीर भी हम आपको बताते जाते हैं कि माहिर तिब कहते हैं कि नमी के इस मौसम में बाजार की चीज़ें खाने से इज्तनाब ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोशिश करें कि घर में ही बनाई हुई चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाया करें, क्योंकि इस नमी से खाने पीने की जो अशिया है वो जल्द ख़राब हो जाती है, जबकि इस मौसम में मक्खियों की बहुतात भी खाने पीने की अशिया पर टूट पड़ती है। तो जनाब, मौसम एंजॉय ज़रूर कर, लेकिन ज़रा एहतियात के साथ। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की जानिब और बात करते हैं खूबसूरती के हवाले से। तो जनाब, अंदरूनी खूबसूरती तो अहम है ही है, लेकिन पहचानने तो हम ज़ाहरी खूबसूरती के साथ ही जाते हैं। इसलिए सबका जोर होता है कि वो अच्छे से अच्छा नज़र आए, जिसके लिए एक दौड़ शुरू हो गई है मुख्तलिफ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के हवाले से खुद को खूबसूरत बनाने के लिए। हाइड्रा फेशियल्स का बढ़ता ट्रेंड भी हम देख रहे हैं कि हाइड्रा फेशियल 30 साल की उम्र के बाद करवाना चाहिए, जब आपकी स्किन खुश्क और खुरदरी होना शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 21-22 की उम्र में भी लड़कियां हाइड्रा फेशियल्स करवा रही होती हैं। इसलिए हमने आज मारूफ माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर आतिफ काज़मी को दावत दी है, जिनसे हम स्किन के मसाइल के बारे में भी जानेंगे और ये भी पूछेंगे कि गैर ज़रूरी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट आपकी स्किन को कैसे ख़राब करते हैं। तो डॉक्टर आतिफ काज़मी, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। डॉक्टर आतिफ, हम देखते हैं कि लोग बहुत ही ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए, खवातीन आपके पास आती हैं तो क्या कहती हैं कि हम लोगों को किस तरह के ट्रीटमेंट चाहिए, ज़्यादा किस तरह के ट्रीटमेंट मांगती हैं खवातीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि खवातीन जो हैं ज़्यादा मसले मसाइल इन्हीं के ही देखने में आते हैं, क्योंकि खवातीन ने कॉस्मेटिक्स ज़्यादा यूज़ करनी है, ब्यूटी सैलून्स में ज़्यादा जाना है। उसके बाद क्या कहती हैं, फेशियल, जिस तरह आप बात कर रही थी, हाइड्रा फेशियल ये करानी है। मैं ये समझता हूँ प्रॉब्लम खवातीन में वहाँ आती है जब हमारे पास आती हैं जो बड़ा फ्रीक्वेंटली अपने चेहरे के साथ छेड़छाड़ करती हैं। अच्छा, अब मैं उसमें यही कहूँगा कि जिस तरह आप हैं, आप अब आ रही हैं, प्रोग्राम कर रही हैं, कोई आपने कॉस्मेटिक्स यूज़ किए हैं, एज सून एज प्रोग्राम ख़त्म हो तो आपको चाहिए कि अपना चेहरा वाइप ऑफ करें घर जाने से पहले। घर जाने का वेट नहीं करना आपने कि मैं घर जाके अपने कॉस्मेटिक्स को, अपने मेकअप को वो उतारूं, यहीं उतार के स्टूडियो में और फिर घर जाएं, ताकि मैक्सिमम टाइम आपको मिले अपनी स्किन को रिफ्रेश करने के लिए। अच्छा। और आजकल गर्मी, पसीना और हबस का सीजन है, exactly. और लाहौर में तो आप जानती हैं, पंजाब में जो ये मौसम होता है मानसून का, इसमें स्वेटिंग बहुत होती है। exactly. इसके साथ हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं, इसके साथ हमें एक्नी आ जाती है, कील महासे जिसे कहती हैं, फिर हमारे चेहरे पे दाने बनने शुरू हो जाते हैं, पीप वाले दाने भी बनते हैं, हल्के आंखों के नीचे पड़ जाते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि खवातीन के बाल गिरने लग जाते हैं। इस सीजन में खवातीन आती हैं कि डॉक्टर आतिफ, मैं तो सुबह उठती हूँ तो मेरे तकिए के साथ बाल बाल लगे होते हैं। अच्छा। मैं वॉशरूम में जाती हूँ, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ नीचे बाल होते हैं। तो मैं तो अगर ना इलाज कराया तो 4 महीने में बिल्कुल मेरे बाल ख़त्म, मैंने फारग हो जाऊंगी। सो ये मौसम जो है, इसमें इस मौसम की मुनासबत से स्किन डिजीजेज बढ़ जाती है। ठीक है। तो हम अपनी खवातीन को ज़्यादातर यही कहते हैं कि आप कोशिश करें कि एयर कंडीशन की जहाँ फैसिलिटी आप उसमें रहें। नंबर 2, पानी, फ्रूट्स, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अननेसेसरी ब्यूटी सैलून्स और पार्लर्स में मत जाएं। ये जो हाइड्रा फेशियल, PRP, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। बालों पे रोलर लगाना, बालों पे पर्मिंग करना, बालों को स्ट्रेट कराना या हेयर ड्रायर बार बार करना, इन चीज़ों को भी अवॉइड करें, क्योंकि जो बालों का वेयर एंड टेयर है स्पेशली फीमेल में, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिन्होंने रोज़ करवाना है, जैसे मैं अब रोज़ आके मैंने मॉर्निंग शो करना होता है और मैंने तैयार होना होता है, अपने बालों को भी मैंने कराना होता है, तो फिर हम क्या करें जिन्होंने रोज़ इस प्रोसेस से गुजरना है? देखिए, आपकी तो जॉब की नेचर ऐसी है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों ने करना है। मैं ये कहूँगा कि आप भी जब ये काम कर लें, आप लोग जब करती हैं, तो उसके बाद जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि आप इमीडिएटली जब आपका ये
आपने अपने बालों को, चेहरे को, जो कॉस्मेटिक्स, जो केमिकल्स लगने हैं, इसके बाद इमीडिएटली आप कोशिश करें जब प्रोग्राम आपका हो जाए और सारा दिन में फिर आपका और कोई प्रोग्राम नहीं है तो फिर आप इनको साफ कर लें, सर धो लें, खुश्क कर लें, ताकि वो जो एक्स्ट्रा केमिकल आपके चेहरे पे, आपके जिस्म पे, सर पे लगे हुए हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाए। ठीक है। और दूसरा, हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब लोगों को गोरा होने का बहुत ज़्यादा शौक है, जिसकी वजह से वो लोग मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा हमें बताइए कि इसमें महफूज इलाज क्या है? अगर गोरा होना भी है तो किस तरह हो सकते हैं? ज़रूरी है कि जाली प्रोडक्ट्स ही हम यूज़ करें? पहली बात तो यह है, गोरा अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए। आपका दिल गोरा होना चाहिए। ये जो चेहरे का गोरा होना है, ये कॉम्प्लेक्स की निशानी है। हम लोग, हर शख्स, हर औरत, प्रॉब्लम ये आती है, हम लोग वो कौम हैं कि जो हम लोग कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हैं। अब जो एक औरत रिश्ता ढूंढती है अपने बेटे का, बेटा चाहे उसका काला तवे की तरह हो, लड़की उसको गोरी चाहिए। मेरे पास एक दिन एक औरत आई और उसने कहा जी कि ये मेरा बेटा है जो बड़ा डार्क था, काला, इसके लिए तो मैं ये गोरी चिट्टी बहू लेके आई थी, अपनी बहू लाई, बीवी उसकी, ताकि मेरी नस्ल आगे, बच्चे बेहतर होंगे। वो सारे काले मेरे बेटे पे चले गए। अब कोई टीका है आपके पास डॉक्टर आतिफ के जो प्रेगनेंसी में मैं लगाऊं बहू को तो मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियां गोरे पैदा होने शुरू हो जाएं? तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी देखिए, ये बात करनी कि जी काला है, गोरा है, इसमें अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने आपको नॉर्मल बनाया, बिल्कुल, 2 आंखें दी हैं, 2 बाजू दिए हैं, सुनने की सकत दी है, चेहरा दिया है। हर शख्स जब गोरा अपने आप को करता है तो वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे जितने भी इश्तिहार आ रहे हैं क्रीमों के, उनमें सबसे बड़ी बात है स्टीरॉइड्स है। जब आप स्टीरॉइड लगाएंगी गोरा करने के लिए तो चेहरे पे बाल आ जाएंगे। अब ये जो इतने औरतों के चेहरे पे आजकल बाल आ रहे हैं और औरतें लेजर करा रही हैं, आपके पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, उनके जमाने में तो खवातीन में मेरी अम्मी के या मेरी नानी दादी के कभी बाल नहीं थे। आप अपनी वालदा से पूछे, आप अपनी नानी दादी अगर हयात है उनसे पूछे, वो कहेंगी हमने तो बेटा कभी वैक्सिंग थ्रेडिंग भी नहीं की थी। हमारी खवातीन क्या कर रही हैं, ये क्रीमें गोरा करने वाली, और ये लगा लगा के इन्होंने चेहरे का अपना बुरा हाल किया हुआ है। उसके साथ चेहरे पे क्या खाली बाल नहीं आते, चेहरे पे पिगमेंटेशन, धब्बे पड़ जाते हैं, मजीद भी बीमारियां हो जाती हैं, और मजीद हल्के पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, चेहरे पे काले काले स्पॉट्स आ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप क्रीमें ऐसी ना यूज करें मार्केट वाली। हम जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, माहिर मराद जल्द, हम एक खुद क्रीम बनाते हैं जो हम देते हैं, जिसके साथ चेहरे पे ग्लो आती है। मैं भी बनाता हूँ, बाकी डर्मेटोलॉजिस्ट भी बना के डिस्पेंस करते हैं। उनमें क्या स्टेरॉइड्स नहीं इस्तेमाल किए जाते? हम तो वो करेंगे ना कि हमें तो पता है कि फार्मास्यूटिकल कौन कौन सी चीज जरूरी है, फार्मेसी का हमें सब पता होता है। तो जो ये अखबारी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख के और एड्स को देख के खवातीन जो ये कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं गोरा करने वाली, उसके साथ उनका चेहरा जो है वो बाल भी और बदनुमा भी। तो क्या डॉक्टर आतिफ, आज के ज़माने में इस तरह का कोई चीज़ है, मतलब अगर हम किसी बगैर ट्रीटमेंट के अपने स्किन को जो है जो डार्क सर्कल्स या इस तरह की पिगमेंटेशन या झुर्रियों से बचा सकें, एंटी एजिंग से बचा सके अपने आप को बगैर किसी ट्रीटमेंट के, मुमकिन है? ये कैसे है? 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अच्छा, कुरान पढ़ें तफसीर के साथ, तर्जमे के साथ, और जो अल्लाह ताला ने कुरान में किया है, हर बात की उसको फॉलो करें, आपके चेहरे पे नूर ही नूर आएगा। क्यों लोग कहते हैं जब हज करके उम्रा करके आते हैं लोग कि यार तुम्हारे तो चेहरे पे नूर आ गया? क्यों नूर आता है? क्योंकि वो अल्लाह ताला नबी पाक के रोज़े से होके आते हैं। तो अपनी हमारी कंटेंटमेंट ख़त्म हो गई है। हम क्या कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं, आप हैं, आपको आज एक प्रोग्राम मिला, 2 और मिले, आप रात 12 बजे तक, मुझे अगर मेरे मरीज आ रहे हैं मैं रात 12 बजे तक देख रहा हूँ, 2 बजे तक देख रहा हूँ, पैसा कमा रहे हैं। हम लोगों को हवस हो गई है पैसे की, हम लोगों में कंटेंटमेंट खत्म हो गई है। इस वजह से हमारे चेहरों पे हल्के भी पड़ गए हैं, हमारी चेहरों की स्किन जो है वो झुर्रियां पड़ जाती हैं। पहले ज़माने में खवातीन में या मर्दों में जो रिंकल्स थे, झुर्रियां, वो पड़ती थी 60 साल की उम्र में जाके। आजकल 35-40 साल की औरत आती है मेरे पास, अभी 2 बच्चे उसके होते हैं, वो कहती है डॉक्टर साहब मेरे तो नीचे देखें आंखों के नीचे हल्के और झुर्रियां पड़ गई। और क्या रीजन है? हर वक्त स्ट्रेस में रहना। हमारा कौन सा ऐसा घर है या कौन सी ऐसी बीवी है जो स्ट्रेस में नहीं है?
चाहे वो पैसा हो जो मर्जी हो, उसको सुकून नहीं है। और सुकून क्यों नहीं है? हम मजहब से दूर होते जा रहे हैं। जब आप मजहब के नजदीक होंगे, मैं आपको सही कहता हूँ, ये मैं कोई बहुत इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होते हैं और हमारी स्ट्रेस उस वक्त कम होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं। 5 वक्त की नमाज एंटी डिप्रेसेंट है, कुरान पढ़े वो एंटी डिप्रेसेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। रात की नींद, नबी पाक क्या कहते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। उस जमाने में हमारे साहबा रात को 8 बजे खाना खाया, सो गए, सुबह फजर के वक्त उठे, नमाज पढ़ी और फ्रेश होते थे। हम लोग रात को क्या करते हैं, 2-2 बजे तक मोबाइल पे बैठे रहते हैं। मतलब सारी रात हम लोग जागते हैं और सारी सुबह रात हम और सोते हैं। जब सोने का टाइम होता है हम जाग रहे होते हैं, और जब जागने का टाइम होता है तब तो हम हमारा सो रहे उठने होते को हैं। दिल नहीं करता। तो बिल्कुल। ये हमने अपनी सारी जो बॉडी का सिस्टम है उसको बिल्कुल चेंज करके रख दिया। फिर हमारी डाइट बिल्कुल कुछ नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं लेनी, फ्रूट्स हमने नहीं लेने, जूसेस हमने नहीं खाना। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स होती हैं। हमें सब अपनी जिंदगी में अपने आप को बैलेंस रखना है। जब तक बैलेंस नहीं रखेंगे, इसी वजह से हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ती हैं, सियाहियां पड़ जाती हैं, हल्के पड़ जाते हैं। और दूसरा डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें 12 बजे से पहले सो जाना चाहिए और उससे बेहतर है कि ताकि हमारी जो स्किन है और हमारी जो सेहत है वो अच्छी रहे। आप इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल नहीं। मुझे आप ये बताएं, आजकल कौन सोता है 12 बजे से पहले? जनरली आप अपनी फैमिली में, मेरी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अहबाब में देख लें, हम सारे रात को 2-2 बजे तक तो जाग रहे होते हैं। और ये जो मोबाइल है, मैं ये कहता हूँ कि हमें मोबाइल खुदारा इसको उतना ही इस्तेमाल करें जितनी इसकी ज़रूरत है। अब ये सेल फोन जब से आ गए हैं, मेरे अपने बच्चे मकसद बात मुझसे कर रहे होते हैं तो कांटेक्ट मेरे से नहीं होता, देख सेल फोन को रहे होते हैं। तो इतना एम्बैरेसिंग है ये, हम हर वक्त इस पे लगे हुए हैं सेल फोन पे। हमें एक लिमिट रखनी चाहिए। और आपको पता है अब आंखें बच्चों की कमजोर क्यों हो रही हैं? बच्चों को ऐनक क्यों छोटी उम्र में लग जाती है? बिल्कुल, ये स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना। दूसरा डॉक्टर आतिफ, हम जैसे मानसून की बात कर रहे हैं, इसमें हमारी स्किन पे ऑयल बहुत ज्यादा, जिनकी नॉर्मल स्किन भी होती है उनकी स्किन पे भी ऑयल आना शुरू हो जाता है, जिनकी ऑयली होती है वो और ज्यादा ऑयली हो जाती है। तो ऐसे में पिंपल्स, एक्नी हो जाती है और पिंपल्स के बाद निशानात भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इससे कैसे हम बच सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें चेहरे को इन दिनों में कम से कम 6, 7, 8 दफा रनिंग टैप वाटर से धोना चाहिए। ठीक है। साबुन का इस्तेमाल मत करें चेहरे पे, बहुत अननेसेसरी फेस वॉश ना यूज करें, बार बार कोई फेस वॉश से ना, खाली रनिंग टैप वाटर से। और उसके बाद आपने चेहरे को बहुत रगड़ के साफ नहीं करना, खाली डैब करना है। एक टिश्यू पेपर ले लें या टॉवल ले लें। नंबर 2, कोशिश ये करें कि धूप में कम से कम निकलें। जब भी सनलाइट में जाएं, सन ब्लॉक यूज करें। और मैं तो आजकल के मौसम में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, बच्चियों को और बच्चों को, खासकर बच्चियों को, मैं कहता हूँ बेटा तुम्हारे पास एक छोटी सी अम्ब्रेला होनी चाहिए, ठीक है, सन ब्लॉक होना चाहिए, सन ग्लासेस होनी चाहिए और मिनरल वाटर की बोतल होनी चाहिए, ताकि आप साथ साथ पानी पीते रहें और आपकी जो बॉडी की डिहाइड्रेशन है, जो वाटर लॉस है, वो आप कॉम्पेंसेट करते चले जाएं। और उसके बाद फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। दूसरा, हम देखते हैं कि इस मौसम में हमारे जो पोर्स हैं वो भी खुल जाते हैं, तो पोर्स को किस तरह बंद कर सकते हैं और क्या फेस को टाइट करने के लिए क्या तरीका कार है? देखिए, फेस को टाइट करने के लिए हमें बात सबसे बड़ी ये है कि लेजर हर नॉन टेक्निकल बंदे ने भी करने शुरू कर दिए। जो प्रोफेशनली जो ट्रेंड ही नहीं है वो भी लेजर कर रहे हैं। अच्छा, जो जाएगा, अभी आप किसी ब्यूटी सैलून पे चली जाएं, वो आपको कहेंगे हाँ जी हाँ आप बैठे, हम आपका लेजर कर देते हैं। लेजर हर जगह रिक्वायर्ड नहीं है। स्किन की टाइटनिंग जो होती है ये मौरूसी है, जेनेटिक है। कई फैमिलीज में उनकी स्किन जल्दी ढल जाती है, कई फैमिलीज में स्किन नहीं डलती। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक खातून है, उसके 3-4 बच्चे होते हैं, वो बड़ी स्लिम स्मार्ट रहती है। एक खातून एक बच्चे के बाद बहुत हैवी हो जाती है, ये भी जेनेटिक है, मौरूसी है। कईयों के ननियाल में ज्यादा ओबेसिटी है, मोटापा है, कईयों के बहुत कम होता है। सो ये जो स्किन टाइटनिंग है, इसका सबसे बड़ा एक ही तरीका है कि हम बैलेंस डाइट लें और चेहरे को धूप से बचाएं। जिनकी मार्केटिंग की जॉब है वो इन दिनों में सनब्लॉक यूज करें, फ्रूट्स और जूसेस लें और कोशिश ये करें अननेसेसरी क्रीम्स, लोशन और जेल्स ये हम चेहरे पे ना लगाएं। जो आपको एक ब्रांड सूट कर रहा है किसी क्रीम का,
कॉस्मेटिक का, आप वही ब्रांड यूज करें। आप कोशिश करें कि कोई ऐसा ब्रांड यूज ना करें कि जो बार बार नया ब्रांड आ रहा है, कोई आपकी कजन ने अमेरिका से भेजा, कोई यूके से भेजा। एक ही ब्रांड यूज करें और अननेसेसरी कॉस्मेटिक्स यूज ना करें। और ये बहुत ज्यादा यहाँ पर रवाज है डॉक्टर आतिफ कि हम एक दूसरे से मशवरा लेकर, डॉक्टर से नहीं, अपने आसपास जानने वालों से मशवरा लेकर उनकी वो बताई हुई प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, तो उससे हमारी जो स्किन है वो कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन होता क्या है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देसी टोटके हम करते हैं। आपकी जो नेबर है वो आपको कहेगी हाय छोड़ो, तुम ना उधर जाना डॉक्टर के पास, मेरे से पूछो, मेरी तो मैंने कल ये परसों लिया था, मेरा चेहरा देखो। हर शख्स की स्किन एक जैसी नहीं है। बिल्कुल। आप अपनी बहनों की, भाइयों की, वालिद वालदा की स्किन देखें, सबकी डिफरेंट है। जिस तरह हमारे कद एक जितने नहीं होते, हमारे रंग एक जैसे नहीं होते। सो मैं ये कहता होता हूँ कि जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है स्किन की ग्लो के लिए, तो उसकी वालदा मुझे कहती है बच्ची की या वालिद, डॉक्टर साहब हम भी ये क्रीम यूज कर लें। अच्छा। तो मैं उसको ये कहता हूँ, मैं वालिद साहब को कहता हूँ भाई आपकी स्किन तो जरा डार्क है, आप पे ये सूट नहीं करेगी। वालदा की स्किन ठीक है, वो कर सकती है। सो जो ये आप वाली बात है कि हम आपस में मशवरे करके दवाइयाँ, और फिर हम एक और चीज़ क्या करते हैं, हमारे मुल्क में एक और जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम जब केमिस्ट के पास या फार्मेसी पे जाते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कह देते हैं भाई साहब मुझे गोरा करने वाली क्रीम और वो दे देते हैं। एग्जैक्टली। अब वो जो केमिस्ट वहां खड़ा हुआ है बेचारा, सेल्समैन जो है, सेल्समैन तो 8वीं 10वीं जमात पास है, उसको क्या पता कि गोरा करने में क्रीमों में क्या क्या है। वो क्या कौन सी देगा जहां उसको कमीशन सबसे ज्यादा मिलता है, वो कहेगा जी ये गोरा कर देगी, आपको 2 महीने के अंदर बिल्कुल गोरा मेम बना देगी, आप ये हो जाओगे, और हम वो यूज करते हैं, उनके साइड इफेक्ट। सो हम लोगों को माहिर अमराज जिल्द से अपना जो भी गोरा रंग करना है, आपने ग्लो लानी है, हम डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, आप उनसे राब्ता करें, वो आपको बताएंगे कि आपकी स्किन के मुताबिक कौन सी प्रोडक्ट्स आपने यूज करनी है। और दूसरा डॉक्टर आतिफ, आजकल फेशियल्स का बहुत ज्यादा रवाज चल पड़ा है, जिसमें हाइड्रा फेशियल सबसे ज्यादा मकबूल है। तो ये हाइड्रा फेशियल कौन सी उम्र से हमें करवाना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि 30 साल के बाद हाइड्रा फेशियल या इस तरह के फेशियल्स देने चाहिए, क्योंकि आपकी झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं स्किन को टाइट करने के लिए। लेकिन आजकल 21-22 साल की लड़कियां भी ले रही हैं, ये ठीक है? देखिए, कोई भी चीज किसी उम्र में नहीं करवानी चाहिए जब तक जरूरत ना हो। ठीक है, आप एग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल ऐसे ही है। आपको आप मुझे अगर कहीं, मैं अब आपको देख रहा हूँ, आप मुझे कहें डॉक्टर आतिफ मैं हाइड्रा फेशियल कराना चाहूंगी, मैं एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगा। माशाल्लाह यू हैव ए ग्लोइंग स्किन। हाइड्रा फेशियल या फेशियल उनकी जरूरत तब पड़ती है जब हमारी स्किन का वेयर एंड टेयर बहुत हो रहा हो। एक खातून है जिसके बच्चे हो गए, उसने फीड कराया बच्चों को, और उसके बाद उसकी कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, चेहरे का वेयर एंड टेयर है, उसने हाइड्रा फेशियल कराएं। लेकिन एक 20-21 साल की जवान बच्ची है जो अभी कॉलेज और स्कूल जा रही है, वो अगर ये कहे कि जी मैं पहले दिन से ही 18-19 साल की उम्र से कॉस्मेटिक्स और हाइड्रा फेशियल यूज करूं, तो मैं आज एक आपको ये बात बता दूं कि जब वो बच्ची 50 साल की उम्र में पहुंचेगी या वो औरत जब बन जाएगी, तो उसकी स्किन का इतना वेयर एंड टेयर हो गया होगा कि फिर उसका कोई हाल पुरसाने हाल नहीं। अच्छा। तो हम लोगों को अननेसेसरी कोई प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। आप हाइड्रा देखें, हाइड्रा फेशियल और चीज है, फेशियल और चीज है। हाइड्रा फेशियल हम डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। वो एक प्रोसीजर है जो स्किन की एपिडर्मिस को उतारता है, जो स्किन की एपिडर्मिस को उतार के नीचे से रिफ्रेश स्किन लेके आता है। जो फेशियल ब्यूटी सैलून्स पे होते हैं वो तो खाली एक पीलिंग होती है जो ऊपर से वो कर रही होती हैं, और वो कहती हैं जी अब आप चले जाएं, आपका चेहरा साफ हो गया। हम लोग ने जो हाइड्रा फेशियल डर्मेटोलॉजिस्ट ने करना होता है, वो उस प्रोसीजर का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। बिल्कुल, तो इस वजह से मेरा ये मशवरा होगा, कोई भी प्रोसीजर ऐसा हमें नहीं कराना चाहिए जहां आपको जरूरत नहीं है, जरूरत ना हो। किसी को देखा देखी आप लोगों ने खास तौर पर नहीं कराना, ना कोई प्रोडक्ट्स यूज करनी है। डॉक्टर से रुजू करके जरूर आप कर सकते हैं। डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ मौजूद है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। मजीद भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, आपने कहीं नहीं जाना। लेते हैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जानिब, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों की परवरिश करते हुए किस हद तक डांट डपट या सख्ती का मुजाहिरा करना चाहिए कि कहीं वो बागी या जिद्दी ना हो जाए। लाहौर हंजरवाल में 4 बच्चियों का वाकया हमारे सामने है जो अपने वालिदैन की सख्ती की वजह से इतनी छोटी उम्र में घर छोड़ गई थी और कहबा फरोशों के हत्थे चढ़ गई थी। लाहौर वापस आकर भी वो पहले अपने घर जाने को तैयार नहीं हुई क्योंकि उनके बकौल उनके वालिदैन बहुत सख्त हैं। उसके साथ साथ हम बच्चों में एंगर मैनेजमेंट का मसला भी डिस्कस करेंगे कि अगर किसी बच्चे में हद से ज़्यादा खुदसरी या ज़िद्दीपन हो तो उसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता कहीं वो बड़ा होकर जाहिर जाफिर जैसा कोई किरदार ना बन जाए जो माँ बाप की ढील और आउट ऑफ कंट्रोल गुस्से की वजह से नूर मुकद्दम की जान ले गया और अब माँ बाप समेत जेल में पड़ा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है नाजिया खान है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बच्चों में स्ट्रेस और टीनेजर्स में एंजाइटी जैसे मामलात पर एक्सपर्ट भी हैं। नाजिया, मैं आपको वेलकम कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैविंग मी ऑन योर शो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाजिया, हम बात करें बच्चों में एंगर इशू और एंगर मैनेजमेंट के हवाले से, तो मुझे बताइए अगर बच्चे को हमने डिसिप्लिन करना है तो किस तरह कर सकते हैं कि उसकी इस्लाह भी हो जाए और उसका जो एक कॉन्फिडेंट है वो भी मस्त ना हो? सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक पिक किया है क्योंकि आजकल आपने देखा है कि इस हवाले से बच्चों में जब एग्रेशन होता है तो वो उनकी ज़ात तक महदूद नहीं रहता, उनकी फैमिली तक नहीं रहता, बल्कि वो फिर इज्तिमाई सतह पे नज़र आने लगता है और फिर आपने जिन इंसिडेंट्स का जिक्र किया वो सामने आने लगते हैं। अच्छा, बच्चों के डिसिप्लिन करने के लिए कुछ चीज़ों का तो पहले ख्याल किया जाए कि घर में एक जो है ना क्रिएट ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट कि बच्चे पे आप ट्रस्ट करना सीखें, बच्चा आप पे ट्रस्ट करे। आप बच्चों के साथ अपनी लाइफ शेयर करें, आपकी रूटीन्स जो है वो शेयर करें। उससे ये होगा बच्चे को आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा, बच्चा भी अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करेगा। तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट घर में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये है कि घर में एक शुरू से एक रूटीन बच्चे की होनी चाहिए। जब वो बच्चा चाहे 3 साल का भी है तो उसकी एक रूटीन हो, वरना यूजुअली होता है कि बच्चे घर में होते हैं और वो उठते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं अभी क्या करना है, थोड़ी देर बाद जब तक स्कूल नहीं जाते, इवन स्कूल जाने के बाद भी। तो एक शुरू से अगर वो एक रूटीन फॉलो करेंगे तो उससे ये होगा कि वो उन्हें रूल्स फॉलो करने की एक शुरू से आदत उनकी डेवलप होगी। इसके अलावा बच्चों को रिस्पेक्ट करना सीखें। बच्चों को रिस्पेक्ट देने से मुराद ये भी है कि आप जब बच्चे से बात करें तो वो टाइम फुली डेडिकेट करें उन बच्चों के लिए। आपका सेल फोन साइड पे होना चाहिए, आपका टीवी ऑफ होना चाहिए, आप बच्चे को लगे कि पेरेंट्स हमारी बात सुन रहे हैं। उसके बाद फिर आप घर में कुछ रूल्स इन्फोर्स करें। कोई हर घर की जो कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो, और उन रूल्स को इन्फोर्स करें। होता यह है कि हमने कोई रूल बना दिया कि आपने आज टीवी 2 घंटे देखना है, अपना स्क्रीन टाइम लिमिट कर दिया। होता है कि उसके बाद आपको भी भूल जाता है आपने कोई ऐसा रूल बनाया है, तो बच्चे को क्या याद रहे, वो 3-4 घंटे देख रहा है। तो ऐसा बच्चे को लगने लगता है इन बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो रूल्स इन्फोर्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उन रूल्स को घर में किसी प्रोमिनेंट जगह पे लिख दें और उनके साथ रिपीट करें बच्चों को, क्योंकि बच्चे भी भूल जाएंगे कि मतलब कोई उनकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए स्क्रीन टाइम आजकल आपने देखा है बच्चों का बहुत बढ़ गया। छोटी सी एज में बच्चों को गैजेट्स मिल जाते हैं और वो बच्चे फिर इंटरनेट पे एक्सेस से क्या देख रहे हैं आपको कुछ पता नहीं होता। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिमिट देयर स्क्रीन टाइम एंड इंटरनेट टाइम। उनको सुपरवाइज करें कि वो देख क्या रहे हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा है वीडियो गेम्स में बहुत एग्रेशन है, शूटिंग्स दिखाई जाती हैं, तो वो सब चीज़ें उनके बिहेवियर में बाद में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और दूसरा, बच्चों की तरबियत करते वक्त डांट डपट करना या सख्ती करना ये भी की जाती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है नाजिया कि कितनी सख्ती की जाए, कितनी डांट डपट की जाए कि बच्चे जो हैं वो खुद सर या बागी ना हो जाए हमसे। देखिए, डांट डपट की तो गुंजाइश है ही नहीं है। डांट डपट नहीं की जाए, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उनसे बात की जाए। अब वो ज़माना नहीं रहा, एक टाइम पे पेरेंट्स समझते थे कि मारना भी एक टिका दिया बच्चे को तो वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। डांट डपट ना की जाए, आपकी सख्ती नज़र आनी चाहिए आपके रूल्स की इन्फोर्समेंट में। अब वो कहते हैं ना, रूल्स आर इम्पॉर्टेंट बट टू मच रूल्स आर काउंटर प्रोडक्टिव। वो आप बच्चे को ये ना लगे कि घर में हर वक्त एक ऐसी अथॉरिटेरियन किस्म के पेरेंट्स हैं कि ये करना है वो करना है। मेजर रूल्स बच्चों को दें पर उनको माइक्रो मैनेज ना करें। तो रूल्स इंपॉर्टेंट है, उनकी सूरत में उनके साथ सख्ती की जाए, लेकिन डांट डपट और वो नहीं, क्योंकि आप डांट डपट करेंगे तो कुछ अर्से बाद बच्चा आपके साथ झूठ बोलना शुरू हो जाएगा। उसे लगेगा कि मैंने ये काम किया तो पेरेंट्स मुझे डांटेंगे, डिसऑनेस्टी उसमें आना शुरू हो जाएगी, वो आपसे बात छुपाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो एक स्ट्रिक्टनेस घर में रखी जाए, लेकिन वो रूल्स के हवाले से रखी जाए। बात बात पे सख्ती ना की जाए, बात बात पे डांटा ना जाए। तो
इन चीजों ये का। बेहतर नहीं है। दूसरा नाज़िया मुझे बताएं किस उम्र से हमें बच्चों को मोल्ड करने की ज़रूरत होती है कि उनको बताया जाए सही और गलत में क्या फ़र्क है, क्योंकि अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो छोटे होते हैं तो उनकी हर बात मान ली जाती है पेरेंट्स की तरफ से, उनको लाड किया जाता है जिसमें बच्चे खुद सर भी हो जाते हैं। तो किस उम्र से उनको बताया जाए कि ये गलत है आपके लिए और ये सही है आपके लिए? देखिए, बच्चे की पर्सनैलिटी 3 साल के बाद बनना शुरू होती ठीक है। तो वो राइट एज है कि आप शुरू से ही उनको जो बात आपको सही लगती है या जो बात सही है उनको उसी एज से बताना शुरू की जाए, क्योंकि यही वो एज होती है कि बच्चे एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में जाते हैं, स्कूल जाना शुरू होते हैं। ठीक है। तो उसी टाइम से उनको पता है, उनकी आपकी क्लियर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, बच्चों को बताएं राइट और रॉन्ग का, या जो भी उनके लिए आपने एक रूल्स रखे हैं वो उसी एज से। होता है कि पेरेंट्स शुरू में तो कहते बच्चा छोटा है, वही जैसे आपने किया लाड प्यार इज डिफरेंट, लाड प्यार भी उनके साथ करें, लेकिन जो चीज़ें आप चाहते हैं कि घर में इन्फोर्स हों वो उनको शुरू की एज से ही बताना शुरू की जाए। और यहाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। अच्छा। होता ये है कि जैसे कुछ मदर्स हैं वो सारा दिन बच्चों के साथ है, लेकिन वो बच्चों के साथ नहीं होती, और वर्किंग वुमेन है वो शायद 2 घंटे 3 घंटे बच्चे के साथ स्पेंड करे, लेकिन वो क्वालिटी टाइम होगा, वो टाइम बच्चे का होगा। हाँ। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट, लोगों को लगता है शायद वर्किंग वुमेन है उनके बच्चे थोड़ा सा निगलेक्ट होते हैं, और जो होम मेकर्स होती हैं उनके लिए वो ज़्यादा शायद टाइम दे पाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वालिटी टाइम अपने बच्चे क्वालिटी टाइम होना चाहिए। बेशक आप 1-2 घंटा टाइम निकाल के अपने बच्चे को टाइम दें, लेकिन उस दौरान कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो टाइम फुली बच्चे को डेडिकेट आप करें, ताकि उसको पता चले कि हमारे पेरेंट्स जो है हमें सुन रहे हैं। और उसका एक मॉडलिंग इफेक्ट भी होता है। जब आप अपना सेल फोन साइड पर रखेंगे और बच्चे से बात करेंगे तो बच्चा इनडायरेक्टली ये चीज़ लर्न कर रहा है कि जब हम बात करते हैं पेरेंट्स से तो हम फोन पे साथ साथ टेक्सटिंग या इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल मैंने बड़ा देखा है कि बच्चों को घर में बुलाया जाए तो वो टेक्सटिंग में जवाब दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। हाँ, वर्बल कम्युनिकेशन बढ़ाई जाए, उसको डिस्करेज किया जाए कि टेक्सटिंग में बात नहीं होगी, आप वर्बली मुझे जवाब दें, और ये चीज़ शुरू से इन्फोर्स की जाएगी, क्योंकि 2-3 साल का बच्चा आजकल सेल फोन और गैजेट्स के साथ है। तो जब शुरू से आप इस चीज़ को डिस्करेज करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो चीज़ लर्न करना शुरू हो जाएगा। दूसरा, बेजा सख्ती बच्चे पे, ये कितने उसके लिए मसाइल का बाइस बन सकती है, किन किन मसाइल का शिकार हो सकता है इस वजह से बच्चा? जी, बेजा सख्ती के तो बहुत से मसाइल देखने में आते हैं। वही बात है कि वो जैसे बच्चा जवाब नहीं अगर आपको दे सकता, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं तो उसमें एग्रेशन पलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और वो एग्रेशन अंदर रखना शुरू होता है। हर बच्चे की एक पर्सनैलिटी है, कोई बच्चा जवाब देगा, बदतमीजी करेगा, टेंट्रम शो करेगा, कोई बच्चा उसको नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा, लेकिन उसके अंदर एग्रेशन एक आना शुरू हो जाएगा कि मैं इनसे जवाब नहीं दे सकता, और वो एग्रेशन किसी स्टेज में लाइफ में वो एक्सप्रेस भी कर सकता है। इसके अलावा लो कॉन्फिडेंस लेवल, लो सेल्फ इस्टीम उसकी आएगी, बच्चा डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है। और इस यहाँ इंपॉर्टेंट है, सख्ती से मुराद सिर्फ ये सख्ती नहीं है, आजकल पेरेंट्स में ये बड़ा है कि तुमने इतना GPA लेना है, तुम्हारी ग्रेड्स इतने आने चाहिए, तुमने डॉक्टर बनना है, तो उसका भी एक स्ट्रेस बच्चे पे बहुत होता है। तो जब वो उतना अचीव नहीं कर पाएगा तो वो फिर बच्चे में डिप्रेशन की तरफ जाएगा, एंग्जाइटी, सारे मसाइल तो इन चीज़ों से बिल्कुल आते हैं। और जैसे वही बात है कि डांट डपट और अगर फिजिकल अब्यूज़ कर रहे हैं तो वो तो बहुत देखा गया है कि ऐसे बच्चों में बाद में जाके बड़े सीरियस लेवल के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फिजिकल तो बच्चों के साथ होना ही नहीं चाहिए, मतलब मार पीट का जो ये एक सिलसिला है ये नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए नाज़िया, आपके पास कितने ऐसे केसेस आए हैं जो सख्ती की वजह से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुके हैं बच्चे? मेजॉरिटी ऐसे बच्चों की आती है, स्पेशली टीन एज में। अच्छा। होता ये है कि ये जो जब आप टीन एज तक पहुंचते हैं ना, तो उससे पहले जो आपकी लाइफ में जो कुछ गुजरा होता है, उसमें घर की एनवायरनमेंट है, उसमें पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग है या नहीं है, या सोसाइटी का रवैया, वो टीन एज में आके एक्सप्रेस ज़्यादा होता है। जब आप छोटे होते हैं आप उसको शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो टीन एज में वो ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है, ज़रा नज़र आने लगता है। तो उस एज में तो डेफिनेटली ऐसे मसले पेरेंट्स की तरफ से जब उनके साथ काउंसलिंग की जाती है तो वो यही बताते हैं कि मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। वो शुरू से मुझे इस तरह से डांटते थे, तो उनमें या एग्रेशन आएगा, या बच्चे बिल्कुल बात करना छोड़ जाते हैं। वही बात जो प्रॉब्लम्स मैंने पहले कही, एंग्जाइटी आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, और वही रिसेंटली तो ये बड़ा मसला आता है। नाज़िया, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती भी जाती हैं टाइम के साथ साथ? बिल्कुल टाइम के साथ ये और बढ़ती जाती है, अनलेस के इनको फिक्स ना किया जाए, अनलेस के पेरेंट्स अपना बिहेवियर ना बदलें, या बच्चे के जो प्रॉब्लम्स के लिए काउंसलिंग ना की जाए,
तो अगर ये प्रॉब्लम्स को आप फिक्स नहीं करेंगे, इसके लिए कोई हेल्प नहीं लेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल बढ़ते जाएंगे क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जब वो ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं, वो सोसाइटी से, वो अपने घर वालों से अकेला अपने आप को कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये कौन सी स्टेज है, इसमें पेरेंट्स को कितना समझने की जरूरत है और अलार्मिंग सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा? देखिए, हर बच्चा वही बात है कि इसको डिफरेंट तरीके से लेगा। कोई वो मैंने कहा एग्रेशन की तरफ चल जाएगा, कोई आइसोलेट हो जाएगा, कोई बिल्कुल डाउन हो जाएगा, तो वो हर बच्चा डिफरेंट है। लेकिन अगर आपको शुरू से ही लगता है, हमारे यहाँ थोड़ा एक स्टिग्मा है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, काउंसलर के पास जाएंगे, तो बता एक लोग समझेंगे हमारे बच्चे में कोई मसला है, तो लोग इस चीज़ को ज़्यादा डिनाइल में रहते हैं कि इवन सीरियस प्रॉब्लम भी हो तो नहीं आप साइकोलॉजिकल हेल्प लेते। शुरू से इवन आप बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे, आपने घर में रूल्स इन्फोर्स कर दिए, वो है, लेकिन बच्चा फिर भी टेंट्रम शो कर रहा है, नहीं आप जाएं, बिल्कुल आप सीख साइकोलॉजिकल हेल्प, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के पास जाएं। बस वो छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटे से पेरेंटिंग टिप्स होते हैं। अच्छा। वो आपको बताएंगे तो वो मसले ख़त्म हो सकते हैं। तो इसके लिए कोई एग्जैक्ट वो नहीं है कि आप वेट करें कि बात बहुत सीरियस हो जाए। शुरू से अगर लगता है कि नहीं, मुझसे एक बच्चे की एक नेचर भी होती है, कुछ बच्चे ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं शुरू से, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा और आपसे नहीं हैंडल हो पा रही सिचुएशन, या स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो बिल्कुल आप जाके उसको हेल्प लें, बजाय इसके कि बच्चा ऐसा कोई एक्ट करे बड़े होके जो जिस तरह के वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं, मुकदम वाला वाकया हमारे सामने, इस तरह के कई और भी वाकयात हमारे सामने है कि उनका जो एंगर मैनेजमेंट और जो गुस्सा है वो कंट्रोल में ही नहीं रहता और इस तरह के वाकयात पेश आ जाते हैं। नाजिया, आप बाहर से भी होकर आई हैं, वहाँ पर किस तरह का माहौल है, वहाँ पर किस तरह बच्चों को काउंसलिंग की जाती है, वालिदैन की किस तरह काउंसलिंग की जाती है, और यहाँ पर आपको कितना डिफरेंट लगा है? देखिए, ज़्यादा तो अगर वहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं उनमें तो बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें ही सामने आती हैं, लेकिन वहाँ ये है कि जैसे पेरेंटिंग की क्लासेस होती हैं, उनको इवन प्रेगनेंसी में भी माँ को ट्रेनिंग दी जाती है, थोड़ा बताया जाता है कि उनके साथ बच्चों को कैसे डील करना है, और स्कूल में अगर बच्चे का ज़रा सा बिहेवियर कुछ डिविएट कर रहा है तो फ़ौरन उसको साइकोलॉजिकल हेल्प मिल जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पर मैंने एक डिफरेंस देखा है, लोग ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए। स्कूल में हर स्कूल में अवेलेबल है ना, यहाँ पर ये चीज़ वो है कि बड़े शहरों में तो आपको इवन आप खुद से जाके हेल्प ले सकते हैं, छोटे शहरों में तो अवेयरनेस ही नहीं है। वहाँ तो अगर बच्चा स्टबर्न है उसको या मारेंगे या किसी पीर फकीर के पास ले जाएंगे कि इस पे शायद कुछ साया है, वो है, तो उस लेवल पे भी आई थिंक के छोटे शहरों में भी ज़हनी सेहत के, मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमें अब कौन कौन से आके स्टेज पर, अगर बड़े शहरों की बात की जाए, तो हमें कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए बाहर के हिसाब से? हमें यहाँ पर कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है यहाँ पर अभी? देखिए, एक तो स्कूल में जैसे मैंने कहा कि कोई काउंसलर होना चाहिए, कुछ जो अगर बच्चे में कुछ ऐसा मसला है, चाहे वो उसके करियर के हवाले से है या उसको घर में कुछ मसला है, तो वो उसे स्कूल में उसको डिस्कस किया जाएगा, काउंसलर से उसको हेल्प मिलेगी। टीचर पेरेंट जो मीटिंग्स होती हैं, आई एम श्योर के जो अच्छे बड़े स्कूल्स में तो होती हैं, उनमें बच्चों के कोई मसले हैं वो डिस्कस किए जाएं पेरेंट्स से, कि बच्चे में थोड़ा सा जो ही लगे टीचर को कि बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, तो वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। ये चीज़ आई थिंक बड़े शहरों के हवाले से, और छोटे शहरों में गवर्नमेंट लेवल पे अवेयरनेस के हिसाब से कोई कैंप्स लगने चाहिए, जो कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि जब ये वाकई ज़रूरी नहीं कि बड़े शहरों में हो, छोटे शहरों में भी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। बेशक ऐसी ही है, लेकिन कुछ बच्चों को हम देखते हैं वो कुदरती तौर पर बड़े गुस्से वाले होते हैं और ज़िद्दी होते हैं बचपन से ही। तो ऐसे बच्चों की ज़िद छुड़वाने के लिए, गुस्सा छुड़वाने के लिए, ताकि वो बड़े होकर ये चीज़ें जो उनकी पक्की ना हो जाए, किस तरह कंट्रोल करें फिर हम उनकी आदत को? बिल्कुल, अगर बच्चा ज़िद्दी है और कोई वो टेंट्रम शो कर रहा है, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का काम होना, पेरेंट्स का अपने आप को काम रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अपना कंपोजर इंपॉर्टेंट है, आप डीप ब्रीदिंग के जरिए अपने आप को वो करें। होता है कि अगर बच्चा गुस्से में है तो पेरेंट्स उससे ज्यादा गुस्से आ जाते हैं, वो शाउटिंग कर रहा है तो आप भी शाउटिंग करेंगे। तो एक तो बच्चे का बिहेवियर रीइंफोर्स होता जाएगा, वो देखेगा ये तो नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल चीज है कि पेरेंट्स भी वो करते हैं। तो उस अपने आप को कंपोज पेरेंट्स का करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टाइम पे जैसे बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर दें। अगर बच्चा बहुत उस वक्त बदतमीजी कर रहा है या रो रहा है या जो भी कर रहा है, तो उसको कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन दे दें तो बच्चा उस बिहेवियर से वो छोड़ देगा, एकदम से भूल जाएगा। तो उस वक्त थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसको लाइट कर दें, ह्यूमर का इस्तेमाल, बच्चा बड़ा है उससे कोई जोक कर दें, तो बाज़ वो उस फिट की हालत में होता है, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा होता है। अगर आप थोड़ी सी सिचुएशन को
चेंज कर दें तो बच्चा वो हो जाता है। कोशिश करेंगे तो शायद वो चीजें सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, लेकिन अगर बच्चा ही इस तरह का होगा और आप भी सख्ती करेंगे तो वो बच्चा सिचुएशन और ज्यादा, और वही बात है कि बहुत ज्यादा बच्चा आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा, तो फिर आई थिंक साइकोलॉजिकल जो है इस साइड पर आपको जाने की जरूरत हो जाती है। नाजिया खान हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। नाजिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और जनाब, यही बात हो रही थी कि हम बचपन में बच्चों की तरबियत किस तरह कर सकते हैं, एंगर इशू जो बढ़ता जा रहा है बच्चों में उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। नाजिया ने बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं, आप भी वो घर पर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं शोबिज़ न्यूज़ के हवाले से। तो गुलकार आतिफ असलम की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की तादाद 6 मिलियन तक पहुंच गई है। और उसके साथ साथ खबर ये भी गर्म है कि आतिफ असलम जल्द ही टीवी ड्रामों में भी जलवागर होंगे। याद रहे कि इससे पहले वो शुएब मंसूर की फिल्म बोल में मरकजी किरदार निभा चुके हैं। तो जनाब, हमने आतिफ असलम को गुलकारी के बाद ड्रामों में भी देखने को हम लोग बेताब हैं। हाल ही में उनकी और सजल अली की एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुई थी जो यूट्यूब म्यूजिक कैटेगरी में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। तो मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है और आप ये वाला गाना सुनिए। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, वीकेंड है और हमने सोचा कि आपके लिए मौसीकी का एक खूबसूरत सा तोहफा लेकर क्यों ना आया जाए। और आज के दिन आपकी मुलाकात करवाते हैं एक दो जीवन साथी हैं जो जिंदगी के साथ साथ सुर ताल के सफर को भी जारी किए हुए हैं। दोनों नौजवान मियाँ बीवी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या खूबसूरत गाते भी हैं और बजाते भी हैं। तो उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या गाने की वजह से शादी की या शादी की वजह से गाना शुरू किया है। हमारे साथ तौफीक अली खान साहब मौजूद हैं और राहीला खान मौजूद है। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मुझे ये मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि शादी से पहले गाना गा रहे थे या शादी के बाद आप लोगों ने इस सफर का आगाज किया? जी, मौसीकी तो शादी से पहले ही हो रही है। अच्छा जी, पहले से ही और आप शादी दोनों की अपने- वजह ये मौसीकी बनी। अच्छा, शादी की वजह ही ये मौसीकी की बनी है। ठीक है, तो बचपन से ही राहीला आप गा रही थी? जी शौक था? जी बिल्कुल, शौक बचपन से यही था। और खान साहब तो माशाल्लाह बचपन से कर रहे हैं और मैंने जो स्टार्ट किया है वो मुझे 5 साल हुए। 5 साल हो गए आपको स्टार्ट किए। तो मेरे ख्याल से हम स्टार्ट में ही कुछ सुन लेते हैं आप लोगों से। जी, क्या जी। सुनाने वाले हैं आप पहले हमें? मैं नातिया कलाम सुनाएंगे हम आपको। जरूर। लजपाल नबी मेरे दर्दों की दवा देना। 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 लज रख ले तू लजपाला, खाली ना लुटा देना। लज रख ले तू लजपाला, खाली ना लुटा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। साहिबा दर्द बनाਉਂਦੇ
कमली वाले साहिबा दर्द वंडाउंदे दर्द कमली वाले साहिबा दर्द वंडाउंदे दर्द कमली वाले लज रख ले तू लज पाला काली ना लुटा देना लज रख ले तू लज पाला काली ना लुटा देना ओ लज पाल नबी दवा देना। माशाल्लाह बहुत ही खूब, आपने तो यहाँ पर महफिल सजा दी है राहिला, बहुत खूब। और मुझे बताइए कि सीखा किससे आप लोगों ने, कौन इंस्पिरेशन बना, उस्ताद कौन है आपके? इन्हीं की फैमिली मेरे उस्ताद है अच्छा जी, और मैंने ज़्यादा खान साहब से सीखा। खान साहब से ही सीखा है। तो आपने कहाँ से सीखा तौफीक साहब, अगर आपसे बात की जाए तो? मैंने मेरे दादा अबू से सीखा। अच्छा उस्ताद यासिन खान साहब कराची होते हैं, मेरे ताया अबू मियाँ मुश्ताक साहब, और पूरा घराना ही क्लासिकल। अच्छा अच्छा और हमारे पीरो मुर्शद हैं ठीक है। नोनी शाह साहब, अमेरिका के अंदर है, वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ प्यार करते हैं, हमें सुनते हैं वो। ठीक है जी। तौफीक अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और राहिला खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। जाते जाते एक और कलाम आप लोगों से सुनेंगे। वही तुम वाली है ना। बड़ा वो करना, थोड़ा पुराना करना। जी आपको कलाम में तराना सुनाएंगे। जरूर। जी शाबाश। ऐ वतन के सजीले जवान, ऐ वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तेरा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बारिशों का ये सीज़न चल रहा है और जिसमें हम देखते हैं कि सड़कें और गलियां पानी पानी हो जाती हैं और पानी की किल्लत का शिकार शहरियों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है अगर इसे स्टोर कर लिया जाए तो। जनाब, कुछ अर्सा कबल बुज़दार सरकार ने बारिश के इस पानी को स्टोर करने के लिए लॉरेंस गार्डन में वाटर टैंक बनाने का फैसला किया और ये एक कामयाब तजर्बा भी साबित हुआ, जिसमें बारिशों के दौरान पानी की वाफिर मिकदार जमा हो जाती है, जिसे मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। अब वासा ने एक मेगा प्लान पर काम शुरू किया है, जिसके तहत लाहौर में बारिश के पानी को महफूज बनाने के लिए मजीद 8 वाटर टैंक्स बनाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए इसने हुकूमत से 3.5 अरब रुपए भी मांग लिए। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जाहिद अजीज साहब हैं, MD वासा हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया, आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, हम देख रहे हैं कि आजकल हमारी जो सड़कें और गलियां हैं वो पानी पानी हुई हुई हैं और ऐसे में लॉरेंस गार्डन में जो वाटर टैंक कायम किया गया है वो कितना मुफीद साबित हो रहा है? लॉरेंस गार्डन में जो टैंक कायम किया गया है 2020 में फाल हो गया हुआ था
और पिछले साल की बारिशों में भी और इस साल की बारिशों में भी उस सड़क पे 1 इंच भी पानी नहीं खड़ा हुआ। ठीक है। और उसके ऊपर हमें बिल्कुल भी मूवमेंट भी नहीं करनी पड़ी, वासा का स्टाफ भी वहाँ नहीं जाना पड़ा, अच्छा। ना मीडिया को जाना पड़ा। ठीक है। और पानी अपने आप गायब हो गया। तो ये बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। इसकी रोशनी में फिर मज़ीद 3 टैंक्स इस वक्त ज़ेर तामीर हैं, ठीक है, जो ठीक है। गवर्नमेंट ने मंजूरी दी। और उसमें शेरावाला गेट, कश्मीर रोड और कदाफी स्टेडियम शामिल हैं। तो उसके बाद जब ये 4 टैंक्स कंप्लीट होने की बात साथ साथ चल रही थी, तो गवर्नमेंट से वासा ने ये रिक्वेस्ट की और वज़ीर-ए-आला पंजाब खुद इसमें चूँकि इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने एक तो दीगर शहरों को भी कहा कि लाहौर को फॉलो करें। ठीक है। जैसे फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, मतलब इस तरह के टैंक्स वहाँ पर भी बनाए जाएं। तो ये वज़ीर पंजाब की फिर हिदायत पे वासा ने मज़ीद प्रपोजल को रिफाइन किया कि मज़ीद कहाँ कहाँ बन सकते हैं। ठीक है। तो ये 4 के बाद 7 और मकामात की निशानदेही की है। उसके लिए प्रेजेंटेशन कल भी हुई है, परसों भी हुई है वज़ीर-ए-आला हाउस में, जिसमें वो सप्लीमेंट्री ग्रांट की शक्ल में मज़ीद फंड देने का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो इंशाल्लाह अगले बरसात जो आएंगी लाहौर में, तो मेरा ख्याल है सिवाय पकौड़ों समोसों के और कोई पानी खड़ा होने की बात नहीं हुआ करेगी इंशाल्लाह। मतलब ये अच्छी चीज़ ही है। लेकिन जो सर आप लोगों ने प्रपोज किया है जो वो हो गया है कि कहाँ कहाँ ये बनाए जाएंगे 7 जो वाटर टैंक्स हैं? बिल्कुल। पहला तो जैसे आपने कहा कि लॉरेंस रोड बन चुका है। ठीक है। कश्मीर रोड भी बहुत पानी खड़ा होता था, वो ज़ेर तामीर है। शेरावाला में ज़ेर तामीर है, जो कि शेरावाला गेट के बाहर जो सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता था। कदाफी स्टेडियम में भी ड्रेनेज का निज़ाम कोई नहीं था। वो 40 लाख गैलन का सबसे बड़ा टैंक वहाँ बनेगा। तो ये भी मंजूरी हासिल हो चुकी है। तो ये तो हो गए वो जो कि मंजूर हो गए या बनना शुरू हो गए 4। अब जो दीगर 7 हैं उनमें आपके सारे शहरियों को भी पता होगा कि एक वारिस रोड है जो FJ कॉलेज के हॉस्टल के सामने बिल्कुल तालाब का मंजर पेश करता है। और उसकी वजह यह है कि माजी में वहाँ पे ना मछली का फार्म होता था। अच्छा। लेकिन पानी को तो नहीं पता चला कि मछली का फार्म नहीं है, सड़क बन गई हुई है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो गहराई पे बना हुआ था। तो एक वारिस रोड है, उसके बाद कूपर रोड है। कूपर रोड में खासा पानी खड़ा हो जाता है बारिश के साथ, एक होटल के साथ ही जो सड़क का हिस्सा है ड्यूटी फ्री शॉप तक। तो ये 2 जगह हो गई। तीसरी क्रीम पार्क है रावी रोड में, वहाँ भी पानी काफ़ी खड़ा। रेलवे स्टेशन के सामने। ठीक है। ये और ताजपुरा एक मशहूर B ब्लॉक है, जहाँ क्योंकि वो नहर के पार है और पानी आपने रावी तक पहुँचाने के लिए नहर को क्रॉस करना पड़ता था। तो वहाँ पे कई घंटे, तो वो ताजपुरा में भी ये टैंक लग रहा है। तो कुल मिला के हमारे ये और रसूल पार्क किचरा वो भी इसमें शामिल होगा। वहाँ भी खासा पानी की पॉन्डिंग होती थी। और फ्रूट मार्केट इकबाल टाउन, ठीक है, इसे चुंगी का स्टॉप भी कहते हैं। तो ये कुल मिला के 7 और ऐड हो जाएंगे। 7 और 4 11 हो जाएंगे। तो ये जो 7 हैं ये अगले साल तक बन जाएंगे या अगले साल बनना शुरू होंगे? नहीं, इसी साल उसकी तामीर शुरू होगी। 1 माह तक गवर्नमेंट हमें फाइनेंस करेगी। ठीक है। और चूँकि इनकी कंप्लीशन पीरियड 1 साल के अंदर हो सकती है। ठीक है। और इसको जो छत डालने से पहले भी ये काम दे जाता है। जैसे पिछले साल लॉरेंस रोड की छत नहीं डली थी, लेकिन उस दौरान भी इसको हमने यूज़ कर लिया था पानी के स्टोरेज के लिए। तो अगले महीने फंडिंग के बाद अगले साल जो बरसात आनी है 1 जुलाई को आती है। जी बिल्कुल ऐसे। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि हम उसको जून तक इनको मतलब उससे पहले जो तमाम तर हमारे 11 वाटर टैंक्स हैं हो जाएंगे, बन जाएंगे। और जो 11 मकामात हैं जो एक नहर का मंजर पेश करते हैं, दरिया का मंजर और सारा कुछ, वो मंजर पेश नहीं करेंगे। वो हमें अगली बरसात में वो मंजर नहीं देखना पड़ेगा। सर, अगर लॉरेंस गार्डन की बात की जाए तो इस टैंक में कितना पानी जो है वो स्टोर किया जा सकता है और उनको किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है? जी, लॉरेंस जो गार्डन में बनाया है टैंक हमने, ये 14 लाख गैलन इसकी कैपेसिटी है। ज़ेरे जो छत के नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, अगर वो फिर भी भर जाए और पानी और भी आ रहा हो, बारिश और हो रही हो, तो 2 लाख गैलन उसके बाहर भी ओपन स्पेस में स्टोर हो सकता है। तो 16 लाख गैलन ये हो गया। लेकिन अगर 120 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो जाए और मज़ीद जारी रहे, जैसे डैम होता है तरबेला या मंगला डैम, पीछे बारिश हो रही हो तो गेट खोल देते हैं। बिल्कुल। तो उस सूरत में हमने एक पंपिंग अरेंजमेंट किया हुआ है कि जब ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो पंपिंग करके उसमें से पानी नाले में डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि वो अगली बारिश के लिए तैयारी करे। अच्छा। लेकिन असल में इसका जो इस्तेमाल है पानी का, वो हमने उसके लिए इरीगेशन के लिए करना है, जो हॉर्टिकल्चर के लिए, घास पे पानी लगाने के लिए, और जो ग्रीन बेल्ट्स हैं शहर की,
उनको पानी इसी से लगाया जाएगा। इसी से लगाया जाएगा। ये मकासद हैं जिनसे हम ये जो स्टोर किया हुआ पानी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सर, ये जो ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स अर्बन फ्लडिंग को रोकने के लिए जो कितने अहम साबित हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनमें इनका शुमार होता है और ये लो कॉस्ट भी होते हैं, इसलिए कि आप अगर किसी भी शहर के हिस्से का पानी ड्रेन आउट करना चाहें तो आपको उसको वहाँ पहुँचाना पड़ता है जहाँ पे वो वाटर बॉडी है शहर की। लाहौर के केस में रावी है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको रावी में जब पानी पहुँचाना है तो लारस रोड से पहुँचाएँ, गुलबर्ग से पहुँचाएँ, तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आपको बहुत बड़े बड़े पाइप या बहुत बड़े नाले बनाने पड़ेंगे जो कई कई किलोमीटर लॉन्ग होंगे, और वो सिर्फ उस वक्त काम आएंगे जब बारिश हो रही होगी, जो 3 मई होती है, और उसमें से भी कुल दिन देखें तो 40 दिन है साल में। तो उसके लिए आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो उससे आसान ये है कि जिसमें डुअल पर्पज़ ये तरीका है वाटर टैंक्स का। ओसाका में, टोक्यो में, पेरिस में और इस वक्त वाशिंगटन में भी ज़ेरे तामीर है, वो सड़क के नीचे टैंक बना देते हैं क्योंकि उनके पास ओपन स्पेसिस हर जगह नहीं होती, क्योंकि कंजेस्टेड शहर हैं ये। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि सड़कों के नीचे टैंक्स बनाए हुए हैं और उसके ऊपर सड़कें बनाई हुई हैं। लेकिन वो चूँकि महंगा काम है, उसमें सड़क के ऊपर हैवी गाड़ियों ने गुजरना है, तो उसकी छत बड़ी मजबूत होनी चाहिए, उसकी दीवारें मजबूत होनी चाहिए, तो महंगा काम है। तो सस्ता तरीन यही काम है कि ओपन स्पेसिस हों। जैसे कूपर रोड है, वहाँ पार्किंग है पंजाब असेंबली की, ओके, उस पार्किंग के नीचे बन जाएगा। ठीक है। और कहीं पे कोई पार्क है, कहीं पे कोई खेलों का मैदान हो, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर से वो पार्क दोबारा रिस्टोर हो जाता है, तो ये भी आपकी जगह भी ज़ाया नहीं होती। तो इसलिए लिहाज से ये दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस में शुमार होता है इसका। और सर, जब ये नहीं बने हुए थे, ये जो प्रोजेक्ट हम लोग बता रहे हैं वाटर टैंक वाले, तब वासा को कितनी मुश्किलात दरपेश आती थी पानी को निकालते हुए? कितनी नफरी चाहिए होती थी? कौन कौन सी मशीनरी यूज़ होती थी? सबसे पहले तो ये था कि देर लगती थी। अच्छा। जितना मर्जी मशीनरी हम भेज दें तो 5-5, 4-4, 3-3 फीट पानी कई जगहों पे खड़ा हो जाता था। तो उसके लिए आपको एक ट्रक के बस का काम तो है नहीं जो सक्शन ट्रक वहाँ जाए, और ना ही कोई बंदों का काम है कि बाल्टियाँ उठाएं और उनको रावी में लेके चले जाएं। और पाइप्स हैं, उनके आगे पंप्स लगे हुए हैं, उनकी एक गुंजाइश है, वो इतनी बड़ी करनी मुश्किल। तो उसमें हमें इनएडिक्वेसी, जो सिस्टम में जो कमी थी, उसका हमें उसकी वजह से पानी में खड़े होना पड़ता था और गाड़ी को खड़ा करना पड़ता था और वहाँ पे मूव करना पड़ता था, ताकि कोई ये ना समझे कि हम कुछ नहीं कर रहे। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता था, लेकिन फिर भी कई कई घंटे लग जाते थे। लेकिन इस तरीके से हमें ना सिर्फ ये कि वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, जैसे किसी बड़े दुनिया के तरक्की याफ्ता शहर का जो एमडी वासा होगा वो पानी में नहीं फिर रहा होगा। एग्जैक्टली, सिस्टम ऐसे बन गया होगा। तो उसी सिस्टम की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये बड़ी खुशाइंद है। 74 साल बाद हम स्टेज पे माशाल्लाह आना शुरू हो गए हैं कि जिसके बाद हम इन चीज़ों से निकल जाएंगे कि बारिश हो तो परेशानी की बजाय खुशी हुआ करेगी, हमें खुशी हुआ करेगी। लेकिन सर, हम देखते हैं कि हर मॉनसून में ना जो लाहौर शहर के नशेबी इलाके डूब जाते हैं, तो इसका कोई परमानेंट हल है? क्योंकि लोग इससे बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार होते हैं। दर हकीकत ये जहाँ पे टैंक्स बन रहे हैं वो नशेबी इलाके हैं, क्योंकि जो नशीबी इलाका होता है जहाँ पे बाकी इलाकों से नीचा जो हो, बिल्कुल, और उस इलाके में पानी खड़ा हो जाता है, और उन्हीं इलाकों का हमने इंतखाब किया ये टैंक्स के लिए। लेकिन उसके अलावा भी दीगर भी कई जगह होती हैं जो छोटी पॉकेट्स होती हैं, जैसे किसी ने जैसे इस्लामाबाद के केस में हुआ था कि I-11, बिल्कुल, वो उन्होंने सारा इस्लामाबाद क्लियर था, लेकिन वो उन्होंने एक ऐसी जगह पे बनाया I-11 जो एक नाले का रास्ता था, तो जाहिर है कि वो नशीबी इलाका भी था, पानी का रास्ता था। तो इस तरह की पॉकेट्स हैं। असल इशू हमारा, सर, अगर नशेबी इलाकों की बात की जाए तो फिर लक्ष्मी चौक भी इसी नशेबी इलाकों के फहरिस्त में आता है, तो क्या ये भी, इसको भी कुछ किया जाएगा इसके हवाले से? लक्ष्मी चौक इस दफ़ा बड़ी खुशाइन सूरत हाल रही कि इस साल सिर्फ एक बारिश में 15 मिनट के लिए पानी खड़ा हुआ है। अच्छा। और परसों जो बारिश रात को हुई है उसमें पूरी रात बारिश होती रही है, 90 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक में हुई है, लेकिन सुबह लोग उठे हैं तो पानी नहीं था। ठीक है। तो पहले से हम बहुत इम्प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे ओपन स्पेस नहीं है, और वहाँ पे दयाल सिंह कॉलेज की ग्राउंड है, लेकिन वो हेरिटेज उसकी वैल्यू है। अगर हम वहाँ टैंक बनाने की कोशिश करें, इमारत में दरारें पड़ जाएं, या कोई हमारे हेरिटेज उसकी वैल्यू है, और शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी रिफ्रेन किया हुआ है कि वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना करें। ठीक है। उसका हल हमने ये निकाला है कि वहाँ पे पंपिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। लक्ष्मी चौक से पंप उठाते हैं पानी को और साथ एक नाले में फेंक देते हैं, जो बीडन रोड वाला नाला है।
ठीक तो है, उसमें फिर हमने डबल फीडर बिजली लगाई हुई है कि एक फीडर चला जाए दूसरा आ जाए। फिर 3 जनरेटर रखे हुए हैं 1000 kVA के, अच्छा। कि एक जनरेटर फेल हो जाए दूसरा चल जाए, ताकि जो ही बारिश होती है बिजली चली जाती है तो पंपिंग में खलल ना आए। तो ये बड़ा फुल प्रूफ अरेंजमेंट वहाँ पे भी किया हुआ है। और अगर सर देखा जाए तो जब बारिश होते ही जो वासा का अमला है वो पानी निकालने के हवाले से क्या क्या इकदाम करता है, किस वक्त वो निकलता है और वहाँ पर पहुँचता है? जो अमला उन जगहों पे जो नशीबी जगह हैं वहाँ तो पहले ही मुतय्यन है। ठीक है। 3 माह के लिए वहाँ पे हमने उनको टेंट लगा के या फाइबर ग्लास के छोटे से हट्स बना के उनको वहाँ बिठाया हुआ है। 24 घंटे 8-8 घंटे बाद ड्यूटी चेंज होती है। ठीक है, ताकि बारिश हो तो वहीं से बाहर आ जाते हैं, वो ये नहीं कि कहीं से गाड़ी में बैठ के नहीं आते। और जो जहाँ तक और जो पंप हैं डिवाटरिंग सेट वो भी इस वक्त भी लगे हुए हैं, बारिश नहीं हो रही, क्योंकि उस वक्त उन्हें भी लाना ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि ये नशीबी जगह है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। पंप लगे हुए हैं। ऑफिसर्स का ये हाल है कि बारिश की पशीन को ही आने भी बाहर निकल आते हैं अच्छा, कि अब बारिश होने वाली है, बादल गुजरांवाला पहुंच गया है तो हम बाहर निकल जाएं, कुछ ही देर में लाहौर पहुंच जाएगा तो हम उससे पहले ही बाहर निकल तो आए। इसलिए हाँ। काफ़ी रिएक्शन टाइम हमारा बहुत अच्छा है। शायद एयरफोर्स के बाद हम हैं बादशाह वाले जो इतनी जल्दी बाहर मुतहरक होते हैं, रिएक्शन टाइम हमारा इतना कम है। तो कितना आप लोगों ने जो वर्कर्स हैं, अमला है, उनको कितना एस्टिमेटेड टाइम दिया हुआ होता है या उनकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि उन्होंने इतने टाइम में जो पानी है उसको निकालना ही निकालना है? सबसे पहला तो इनको ये इनका होता है, जिम्मेदारी इनकी ये होती है कि जो पंपिंग स्टेशन है जो असल में बेसिक कलीदी किरदार अदा करते हैं पानी के निकास में, उनमें कोई पंप ना ख़राब हो ना बंद हो। ठीक है। क्योंकि वो शहर में 100 से ज़ायद जगहों पे लगे हुए हैं, अच्छा, फिक्स जगहों पे, और वो आम दिनों में भी चल रहे होते हैं, लेकिन बारिश में ज़्यादा पंप चल रहे होते हैं। जैसे गुलशन रावी में 14 पंप लगे हुए हैं, तो आज बारिश नहीं हो रही तो 4 पंप चल रहे हैं, लेकिन जब बारिश होगी तो 10 के दीगर 10 जो हैं वो भी चल जाएंगे, 14 के 14। तो इन पंपिंग में खलल नहीं आना चाहिए, पहली ट्रेनिंग तो उनकी ये है। ठीक है। दूसरी ये है कि अगर कहीं पे कोई ऐसा पानी की जगह सड़क पे खड़ा है और नीचे मैनहोल का ढक्कन उठाने से वो पानी उसमें जा सकता है, तो वो वहाँ पे एक सेफ्टी अरेंजमेंट करके वहाँ उसको उठा देंगे, और जहाँ पे मशीन खड़ी होनी है वहाँ मशीन पहुँच जाएगी, क्योंकि बारिश के बाद उस मशीन का किरदार शुरू होता है। क्योंकि पॉकेट्स हैं जो कि हमने नहीं बनाई हुई, सड़क बनाने वालों ने बनाई हुई हैं, तो कोना नीचा रह गया हुआ है उस सड़क का, अब कोना नीचे रह गया है तो वहाँ पानी खड़ा हो जाएगा। इसमें वासा का तो नहीं कसूर होगा, कोना नीचा किसी और ने किया होगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बाकी भी इदारे इस हवाले से बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, वो फिर मशीनों का काम रह जाता है, उस कोनों में से पानी उठाना, वो बारिश के बाद का अमल है। ठीक है। जैसे आपके चैनल के बाहर भी एक कोना है, जी जी, तो उसको बारिश के बाद हम पानी उठाते हैं उससे। अच्छा, ठीक है। और सर अगर किसी इलाके में जैसे नाले बंद हो जाते हैं या गटर चौक हो जाते हैं, तो वहाँ तक मतलब वासा तक किस तरह हम खबर पहुँचा सकते हैं? कौन सी हेल्पलाइंस हैं जो उनसे मदद ले सकते हैं हम? हमारा एक तो 1334 टोल फ्री नंबर है, ठीक है, और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 0334 1334 470। ठीक है। इस पे लोग कर सकते हैं। दूसरा ये कि लोगों का जो अक्सर जो ब्लॉकेज सीवर की आती है, उसकी वजह वो लोग ही निकलते हैं जो उस मोहल्ले में रहने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हीं की चीज़ें गिरी होती हैं उस गटर के सीवरेज के पाइप में या नाले में, जो जिनको हम जाके निकालते हैं उनकी चीज़ें, ठीक है, फिर जाके वो मसला हल होता है, और जिन्होंने फेंकी होती हैं वही एहतजाज कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा पब्लिक से भी इल्तमास है कि वो अपनी सॉलिड वेस्ट की चीज़ें गटरों या मैन होलों में ना फेंकें, नालों में ना फेंकें, और उनका जहेज़ का सामान भी निकलता है बाज़ का पुराना, यानी सोफ़ा सेट निकलेगा, रज़ाइयाँ, तकिए निकलेंगे, तो उसके बाद वो उनका एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन उसको निकालना इतना मुश्किल है कि आप 20-20 फीट नीचे वाले पाइपों में बंदे जाते हैं, उनको निकालते हैं, फिर सीवरेज सिस्टम चल जाता है। तो इसमें थोड़ी सी पब्लिक से भी हमें ज़रूरत है ताउन की अपील करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इंतज़ामिया तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमें भी अपना काम करना चाहिए। जो कूड़ा है या जो इस तरह की चीज़ें हैं वो हमें ड्रेनेज में नहीं फेंकनी चाहिए, ताकि जब इस तरह की बरसात का मौसम आता है तो हम भी जो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी, सैयद जाहिद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, एमडी वासा हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी इजाज़त दीजिए।